ओके इन मेन में हमें अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है. दिस इज नोन एज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल a of 6. क्लियर? So a of 6 is variable declaration. Now declare हो गया वेरिएबल. अभी मुझे क्या करना है? इनपुट लेना है. So first we will say printf and then ये तो कोड में भेज दूंगा ना, कोई बात नहीं. enter values. Okay, and then I need to scan, है ना? scan, I need to scan. रिक्वायरमेंट क्या है? स्कैन के दो पार्ट होते हैं. लेफ्ट पार्ट में उसका टाइप होता है, ठीक है, एम्परसेंड डी, और राइट साइड में वेरिएबल का नेम होता है. तो वेरिएबल का नेम हम कैसे लिखेंगे ये हमें सीखना है. एक्चुअली हम लोग क्या करते थे, वी हैव टू अप्लाई फॉर लूप. फॉर में क्या करना है, आई इक्वल टू 0, क्योंकि इसका 6 स्पेस है, तो आई इज लेस देन 6 एंड आई इक्वल टू, मैं सिंपल वाला लिखता हूँ, आई प्लस 1. ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते. एंड देन आई शुड स्टार्ट ए ब्रेस. सॉरी, इस स्कैन को यहाँ ले लो. डन. ओके, ठीक है. अभी एक ए में मुझे क्या क्या रखना पड़ेगा, आई रखना पड़ेगा, और ए के पीछे एम्परसेंड लगाना पड़ेगा. इट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, यहाँ रिटर्न 0 आजकल नहीं लिख रहे हम लोग, लिखना चाहिए. ठीक, ठीक है. ये सब इंटेलिजेंट कंपाइलर अभी लिखो, बाद में समझेंगे हम लोग लास्ट में सब क्यों जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे कॉल होता है एक्सेट्रा, तब जाके देखेंगे. हो गया. तो इस इतने से मैटर में ये इनपुट ले लेगा. नाउ माय जॉब इज टू प्रिंट. ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो यू कुड सी क्या दिक्कत दे रहा. आई डिफाइंड नहीं है, तो मैं या तो नीचे एक डिफाइन कर दूं या उसके साथ भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है. मैं नीचे भी आई को डिफाइन कर दूं. क्लियर? अब मैं इसको रन करता हूँ एंड देन यू कुड सी ये पूछ रहा है एंटर वैल्यूज 1 2 3 4 वॉट एवर. 6 वैल्यूज लेने के बाद ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा प्रोग्राम. ठीक है, लेकिन इसने प्रिंट अभी नहीं किया. सो वी शुड राइट, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ. ठीक है, एंड देयर आई शुड राइट एक मैसेज प्रिंटिंग द array. ठीक है, एंड देन आई कुड राइट. नहीं, अरे वो तो वैसे ही मैंने एक मैसेज लिख दिया, डबल कोट में कुछ भी लिख दिया तो एज इट इज मैसेज चिपकेगा. सो वी शुड से फॉर I equal to 0, I is less than 6, I equal to I plus 1, and then we should say printf. और printf में क्या होता है, दो पार्ट होता है. एक पार्ट में क्या करते हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल हमारे पास क्या है, a of I, है ना, a के सारे एलिमेंट, और इसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है. देन वी शुड से दिस. हो गया. नाउ वी शुड कंपाइल इट and see 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो गया. प्रिंटिंग द एरे आ गया ना. सो यू कुड ऑल्सो इसको थोड़ा सा डेकोरेट में कर देता हूँ. हर बार प्रिंट करने के बाद ये क्या करे, एक टैब स्पेस ले ले, स्लैश टी लगा देता हूँ. क्या होगा, हर आउट एक बार प्रिंट करेगा और फिर एक टैब ले लेगा. टैब होता है ना यहाँ पे, टैब गैप जंप करेगा थोड़ा सा स्पेस. तो एरे देखने में मुझे अच्छा लगेगा. 1 2 3 4 5 6, ये देखो, है ना, 1 2, थोड़ा थोड़ा टैब स्पेस इसने ले लिया है. 1 को प्रिंट किया, हाँ नीचे नीचे आएगा, स्लैश लगा देंगे. तो जनरली जब कभी भी एरे प्रिंट करना हो तो टैब स्पेस लिया करो. इट्स अ गुड प्रैक्टिस. लूप में डाल देंगे ना तो बार बार बोलेगा प्रिंटिंग द एरे, प्रिंटिंग द एरे, प्रिंटिंग एरे. एंटर उसको, हाँ वो भी डाल सकते हैं. एंटर न्यू लाइन के लिए, ये तो देख, नया लाइन नीचे नीचे नीचे, नहीं तो सब एक ही लाइन में आ जाएगा सब कुछ. शुरुआत वाली वीडियो तुम नहीं देख रहा, शुरुआत की वीडियोस देखो, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दो, देखो.
हेल्दी है देखने के लिए। ओके, ये काम हो गया। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इसका साइज 10 करता हूँ तो हर जगह जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 करना पड़ेगा। तो मैं ये टेंशन हटाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे अच्छा क्या है कि मैं जो साइज है उसको लिख लेता हूँ, साइज, ठीक है, और यहाँ भी लिख लेता हूँ साइज। और जब कभी भी एरे डिक्लेयर करो एट द सेम टाइम मुझे क्या पता है कि साइज भी क्या है, एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। सो जस्ट डिफाइन साइज, और यहाँ तुम्हें साइज पता होता है 10, राइट इट 10। क्लियर। अब ऑटोमेटिकली सब जब अब इसका साइज तुम 100 कर दो, 100, यहाँ बस एक बार तुम्हें 100 चेंज करना हो। ये एक तरीका है, और बताता हूँ, ठीक है। दिस इज वन वे। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा इनपुट लेने के लिए, मैं छोटा कर लिख रहा हूँ। 4 साइज का है, क्लियर। तो आई शुड राइट 1 2 3 4, तो 4 चारों प्रिंट कर दिया इसने, क्लियर। अब भी फिर भी दिक्कत है मुझे, यहाँ यहाँ दो दो बार लिखना पड़ रहा है। सो द बेस्ट वे टू डिक्लेयर दिस इज टू डिफाइन ए मैक्रो। ये नया कॉन्सेप्ट है, मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, मैं लिखूंगा हैज डिफाइन साइज इक्वल टू 10 एंड देन आई विल राइट साइज को हटा दूंगा, कोई जरूरत नहीं मुझे इसकी, एंड देन एवरीवेयर जैसा वहां लिखा है कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में, वैसे कैपिटल में डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, तुम स्मॉल में भी ले सकते हो। अभी देखो ये क्या करता है, ये मैक्रो है। मैक्रो का काम में क्या है, पहला तो ये वाला लाइन पार्ट ये बताता है कि दिस इज अ मैक्रो, पहली बात। दूसरी बात, जब ये जो सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बताता है कि जहां जहां भी तुम ये लिखोगे, साइज लिखोगे, वो उसको 10 से रिप्लेस कर देगा, इस टेक्स्ट को 10 से रिप्लेस कर देगा, दैट्स इट। और कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बस रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ मैंने साइज लिखा, इसको 10 से रिप्लेस कर देगा। जब प्रोग्राम रन होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा। दिस इज नॉट अ वेरिएबल, मैक्रो इज नॉट अ वेरिएबल। फायदा है ना, यहाँ साइज एक बार लिख दिया, अब जहां जहां तुमको एरे को यूज करना है साइज यूज, हाँ जैसा, वेरिएबल नहीं है ये, क्योंकि ये मेमोरी रिजर्व नहीं करता है। यहाँ एक ही बार मैं 100 लिख दूंगा ना, तो एरे का साइज भी 100 डिक्लेयर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग अच्छा के क्या होगा, जब हाँ मैं साइज ऑफ ए लिख सकता हूँ, अगर तुम्हारे प्रोग्राम में बहुत सारे एरे हैं तो साइज ऑफ ए लिख दो, यहाँ पे भी साइज ऑफ ए कर दो, एटसेट्रा। तो प्रोग्रामिंग में कुछ काम आसान हो जाता है। तो जब कभी भी और भी वेज है एरे के साइज को डिफाइन करने का, जो डायनेमिक एलोकेशन है वो बाद में देखेंगे, हाँ बहुत एंड में आएगा। अभी के लिए स्टैटिक एलोकेशन में, मतलब स्टैटिक एलोकेशन मतलब फिक्स कर दिया, प्रोग्रामर ने फिक्स कर दिया, प्रोग्राम रन होने से पहले तुमने साइज को बता दिया। डायनामिक का मतलब यूजर पे छोड़ दिया कितना बड़ा साइज चाहिए, है ना। अभी मैं जो प्रोग्राम लिख रहा है वो बताएगा कि साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिक में प्रॉब्लम क्या है, स्टैटिक में प्रॉब्लम है कि सपोज तुमने यूजर के लिए कोई एप्लीकेशन बनाया, उस उसको हो सकता था कि 101 साइज का रिक्वायरमेंट था, तो तुम्हारा वाला प्रोग्राम में उससे उसको काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। लाइक कि उसको 102 स्टूडेंट का डेटा एंट्री करना, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, बहुत बड़ा एरे साइज डिफाइन कर देंगे जिसको उसको कभी दिक्कत ही नहीं हो, है ना। सपोज 1000 कर दिया, एप्लीकेशन में जितना रिक्वायरमेंट का एक्सपेक्टेशन है उसे 10 टाइम्स ज्यादा एलोकेट कर देंगे। तो दिक्कत यहाँ पे ये आ जाएगी कि फिर ये ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर लेगा। एक्चुअली जब भी ये एरे डिक्लेयर होगा ना, तुम्हारे रैम का इतना मेमोरी ये पकड़ के रख लेगा, उसका यूज कोई दूसरा जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है नहीं कर सकता है। कभी सोचा है कि 10 जीबी का गेम 2 जीबी के रैम में कैसे चलता होगा, है ना। दैट इज एन ऑप्टिमाइजेशन, वैसे काम किया जाता है। नहीं तो 10 जीबी का गेम
2 GB के रैम में चल ही नहीं सकता है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम लोग पढ़ोगे रिप्लेसमेंट पॉलिसी, पेज रिप्लेसमेंट, है ना। तो पेज रिप्लेसमेंट यही होता है ना। मल्टी मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक ही साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स रन होते रहते हैं। क्या मेरा रैम की कैपेसिटी जो भी है, इसमें अभी कितने सारे एप्लीकेशन खुले हैं, एक ब्राउजर खुला है, 2 ब्राउजर खुला है, 3 ब्राउजर है, जूम है और कोड ब्लॉक्स है, जबकि प्रोसेसर एक ही है, यानी काम करने वाला आदमी एक ही है ना। स्पेस भी लिमिटेड। तो जो ऐप इस तो डेविएट नहीं होते हैं, फोकस ऑन एयर। तो बहुत बड़ा साइज हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर दिया तो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर लेगा, रैम में दूसरे प्रोग्राम को एकोमोडेट नहीं करने देगा। सपोज ये मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ VLC मीडिया प्लेयर बनाने का, है ना। तो वो जिसको क्या कर रहा है, सॉन्ग को प्लेलिस्ट में रख रहा है ना। तो तुम प्लेलिस्ट का साइज क्या करोगे, 50,000 रख दोगे क्या, या 1,000 रख दोगे। यूजर का मन है कि वो 1,001 गाने को अपने लिस्ट में रखे, तब क्या करोगे, तो तुम 10,000 साइज कर दोगे। डायनेमिक जब सीखेंगे तब, है ना। तो मैं रिक्वायरमेंट बता दिया कि डायनेमिक भी होता है, वो भी डिपेंड करे। हाँ हाँ, सी में सीखेंगे डायनेमिक कैसे होता है लोकेशन, और उसका और बड़ा एक्सटेंशन जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में जाएंगे तब देखेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये स्टैंडर्ड वे है, आप लोग यूज कर सकते हो। वैसे जो पुराना सिस्टम भी है, जो यहीं पर साइज डिफाइन करते थे, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप जनरली प्रोग्राम जब लिखो तो यहीं पे डिफाइन करके लिखो। इनिशियली आई वी प्रेफर टू राइट साइज हियर ओनली, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोग्राम अभी बहुत छोटा छोटा हो। क्लियर। ये प्रोग्राम रन कर गया, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा प्रोग्राम में एक्सटेंशन लाता हूँ। अभी एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना, ठीक है। या इससे भी सिंपल, 2 एरे डिफाइन करते हैं सेम साइज का, और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, है ना। सपोज एक में 1 2 3 है, दूसरे में 4 5 6 है, तो 1 को 4 से ऐड करेंगे, मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों एलिमेंट। तो वी नीड टू डिफाइन, तो मैं ये वाला टेक्निक छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक सिंपल पॉलिसी पे आते हैं, दैट एक एरे है जिसका साइज क्या है, 4 है, या छोटा सा एरे लेते हूँ 3, और एक दूसरा एरे है B जिसका भी साइज क्या है, 3 है। अब 0 होती है या कभी गार्बेज होती है ना। ये जब मैं हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक रजिस्टर्स, तब मैं बताऊंगा। इसलिए ए में 3 ही ब्लॉक है ना, 0 1 2 3 क्यों, 6 साइज होगा। 0 से काउंटिंग करोगे तो कितने हुए, 0 1 2 3 हुए ना, है ना। बस यही तो बताया कि दिमाग में ध्यान रखो कि कंप्यूटर 0 से काउंटिंग करता है, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। नम टोटल 3 होने चाहिए, काउंटिंग 0 से करेगा उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं इस बेंचेस को 0 1 2 3 काउंट करूं तो क्या 4 नहीं है क्या, है तो 4 ही ना, वही बात, तो अभी मुझे ए में भी वैल्यू इनपुट करानी है और बी में भी वैल्यू इनपुट करानी है। तो मैं इसी लूप को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, फिर से पेस्ट करूंगा, और भी शॉर्टकट हो सकता है, एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड वैल्यूज ऑफ बी, हो गया काम खत्म। यहाँ पे बस मुझे ए को बदल के बी करना है, वैल्यू स्कैन हो गया। आई से क्या फर्क पड़ता है, आई इस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, फिर से आई स्टार्ट हुआ। साइज हम लोग डिफाइन कर देते हैं, मैक्रो नहीं हटा दिया मैंने, सपोज 3 लिख लेता हूं मैं, ठीक है। हो गया, अभी दोनों ही में इनपुट आ गया। फाइनली मुझे क्या आउटपुट करना है, एक तीसरा एरे सी, है ना। सी का भी साइज कितना होगा, इतना ही बड़ा होगा। सी एंटर करना है तो प्रिंटिंग एरे सी, ठीक है। सी
उसको मुझे प्रिंट करना